वेलकम टू द थ्यू स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज कर रहे हैं बेटा यूनिट 1 का पार्ट 1 कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सब्जेक्ट आपका चल रहा है सेक का। योर लॉ योर राइट, आपका कानून आपका अधिकार। बीए प्रोग्राम प्लस बीए ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं पोल के, उनके लिए है ये। सेमेस्टर 5 वाले और 3rd वाले बच्चों के लिए ये। सेमेस्टर 5 में बीए प्रोग्राम वाले बच्चे और सेमेस्टर 3rd जो आपका चल रहा है उनका ऑनर्स वाले बच्चों के लिए। सेम सब्जेक्ट दोनों के लिए लगा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। सेम सिलेबस है, सेम सब्जेक्ट है, बस ये कोर्स का डिफरेंस है, कुछ इसमें अलग नहीं है। पार्ट 2 करेंगे। सिलेबस देख लीजिए बेटा, यही चल रहा है आपका यूनिट 1 का पार्ट 2 है ये मेरी इंस्टा आईडी है, ये मेरी टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको ये वाली पूरी पीपीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भेज दूँगी प्रीवियस ईयर। स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा कि कानून का शासन क्या है, पूरा कानून का शासन समझ लिया। कानून की क्यों आवश्यकता है वो पढ़ लिया, कानून का प्रोसेस वगैरह सब पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, अधिकार देख लिए। सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा कि राजनीतिक और नागरिक अधिकार क्या है। आधे अधिकार हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, जो बचे हुए अधिकार है वो अभी इसमें करते हैं, ठीक है। किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो, अभी फिर से बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, सारे अधिकार एक एक करके पढ़ रहे हैं हम। जो मौलिक अधिकार हमारे हैं ना सारे, उसको डीप में करेंगे। जीवन की सुरक्षा, जीवन जीने का अधिकार है आपका, ठीक है बेटा। कोई आपको किसी भी तरीके से झूठा आरोप लगाकर किसी भी प्रकार से आपका जीवन नहीं छीन सकता। जीवन जीने का अधिकार है। और जीवन जीने के लिए जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली क्या है बेटा, रोटी। दूसरा क्या है, कपड़ा। तीसरा क्या है, मकान। ये तीनों चीज़ें सरकार प्रोवाइड कराएगी। रहने के लिए स्थल तो दे दिया भारत, रोटी, कपड़ा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो लो लेवल वाले होते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग जो खुद से नहीं है सक्षम, नहीं कर सकते, कि वो सक्षम नहीं है, उनके लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार है। किसी को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ये सारे टॉपिक आएंगे इसमें। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों के लिए संवैधानिक द्वारा प्रदान किया बहुत शक्तिशाली अधिकार है। क्या है बेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट और शक्तिशाली क्या है, अधिकार है सभी व्यक्तियों के लिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्वतंत्रता अगर नहीं होगी तो फिर सोचो कैसा जीवन होगा हमारा। हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, अपने कोई काम नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं कमा पाएंगे, कुछ अपनी अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। इसी व्यापक दायरे को वर्णन करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कौन है सर्वोच्च न्यायालय बेटा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसने क्या कहा, यह अनुच्छेद के कैदियों के अधिकार, अब ये कौन है, कैदियों के अधिकार। अब देखो उनसे गलती हो गई, उन्होंने कोई अपराध किया और वो अब जेल में है, पर ये कि है तो वो भी इंसान ही, उनके साथ ऐसा बुरा सा बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। गलती उन्होंने की है, सजा वो काट रहे हैं, है वो भी इंसान ही, तो उनके कैदियों के अधिकार कि उनके साथ कुछ इतना गलत ना हो कि जो अमान्य हो, जो अमानवीय हो, कि ना ही तो अमान्य हो ना ही अमानवीय हो, क्योंकि एक इंसान के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, जेलों के अंदर क्या करते यार, गर्म करके सरिया, वो उससे वो यातनाएं दी जा रही हैं, जो आई बॉल होते हैं उसको निकाल रहे हैं, मतलब ऐसा इतना ज़्यादा गलत कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। बोलते भी ऐसे हो रहा है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। तो इसलिए ये कि हमारे देश में जो है ये कैदियों के लिए भी अधिकार है। जो कैदी वगैरह लोग होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं कि इनको जेल में मारते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इन्हें बंद करके रखा जाता है। रहने की साफ सुथरी सही जगह होती है, खाना वगैरह सब टाइम पे मिलता है, सब कुछ दिया जाता है, एक्टिविटीज़ वगैरह सब कराई जाती हैं, ताकि ये थोड़ा इनको समझाया जा सके कि जो तुमने किया वो गलत है। मारते पीटते नहीं कि हर वक्त मारते रहेंगे, सज़ा हो गई अब क्या मारना उसे, बस कैद करके रखेंगे, आज़ादी छीन लेंगे, ये होती सज़ा। कानून सहायता का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार। देखो बेटा, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई बंदा फंस गया, गरीब है, उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो वकील कर सके, अब क्या होगा, सामने वाला बंदा अमीर है, उसके पास फुल पावर है, वो बड़े से बड़े वकील कर लेगा। तो ये कि ना तो उसको कोई नॉलेज है, अनपढ़ व्यक्ति है, इमेजिन अनपढ़ व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, गाँव वगैरह वाला है, उसको कोई नॉलेज ही नहीं कानून की, वो कैसे लड़ेगा केस। कानून इतना बड़ा, इतनी बड़ा संविधान है, उसमें तो समझ ही नहीं आएगा उसको मैं अपना को कैसे जाऊँ। तो ये कानूनी रूप से सहायता दी जाती है। अगर कोई बंदा वकील नहीं कर सकता तो उसे सरकारी वकील मिलता है। और ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि सरकारी वकील भी नहीं मिल रहा, उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो इंसान के पास, हमारे जो नागरिक हैं उनके पास अधिकार है कि वो अपना केस खुद लड़ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, OMG 2 सब OMG 1 वाली जो है,
आम जीवन सबने देखी हुई है। उसमें क्या था, उसका केस कोई लड़ नहीं रहा था क्योंकि भगवान, टॉपिक सेंसिटिव था, भगवान के ऊपर उसको लड़ना था। वो उसको, जो उसने आरोप भगवान के ऊपर लगाए थे, इसलिए क्या उसको कोई वकील ही नहीं मिल रहा। फिर उसने एंड में क्या डिसीजन लिया कि जब कोई नहीं लड़ता मैं खुद लड़ूंगा। जब कोई ऐसी सहायता नहीं मिलती, कानूनी रूप से सहायता नहीं मिल रही, वकील नहीं मिल रहा, तो बंदा खुद लड़ सकता है। ये सारे अधिकार है। तत्वरीय सुनवाई क्या है? सुनवाई तत्वरीय क्या, उसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो, ये नहीं है कि आपको पकड़ लिया, पुलिस आई आपको गिरफ्तार करके ले गई और आपको पीटे जा रही मारे जा रही, ऐसा नहीं होता। 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी पेशी करनी पड़ती मजिस्ट्रेट के आगे कि क्या केस है। 24 घंटे का समय सिर्फ तुम्हारे पास, उसको बंदे को पेश करना सही सलामत उसके पैरों पे। ऐसा नहीं कि मार मार के वहीं खत्म कर दिया। ये जो 24 आवर वाला है ना, ये भी आगे बहुत डीप में पढ़ेंगे इसको हम। ये सिर्फ इसमें इतना अधिकार में बताया गया कि सुनवाई का अधिकार है कि उसकी सुनवाई हो फटाफट। अनुच्छेद 21 के अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे का दावा करने का अधिकार तक फैला हुआ है। अगर मान लो किसी के ये वाला अधिकार का उल्लंघन हो गया कि उसको 24 घंटे में पेश ही नहीं करा डीएम के आगे, वो बंदा जेल में ही बंद है, 6-7 दिन हो गए वो जेल में ही है, उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही उसको, तो उसको मुआवजा मिलेगा। कोई कैदी उसके साथ कुछ गलत किया जाता है तो उसको मुआवजा मिलेगा। ये सारे अधिकार इसमें दिए गए हैं। और ये सारी चीज़ें बेटा न्यू आ रही है क्योंकि आपने अब तक नॉर्मल जो मौलिक अधिकार है वो सभी ने करे हुए हैं। ये सारी चीज़ें अब हम डीप में करते हुए जाएंगे। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान। कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ना, जो एक प्रोसेस बना हुआ कि अगर कोई बंदे को तुम अरेस्ट कर रहे हो, उसको हथकड़ी लगा रहे हो, तो उसको तुम ये तो बताओगे भाई क्यों कर रहे हो। उसको इतना तो हक है जानने का कि भाई क्यों मुझे बंद कर रहे हो, उसका अधिकार है। ठीक है, अरेस्ट वारंट होना चाहिए पुलिस के पास। ये सारे टॉपिक जो है ना अभी हम आगे डीप में पढ़ेंगे। अभी इसको इतना नॉर्मली रहने दो, डीप में करेंगे आगे। घोषित करता है, प्रावधान घोषित करता है कि किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए वैध कानून होना चाहिए और कानून कानून द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कानून की जो एक प्रक्रिया बनी हुई, एक प्रोसेस बना हुआ है, जो हम आगे पूरा डीप में करेंगे, यूनिट 2 में आएगा, उसके द्वारा ही पालन किया जाए। अपनी मर्जी से नहीं तुम कुछ भी कर रहे हो। रूल लिस्ट पूरी बनी हुई है कि तुम्हें किस बंदे को कैसे अरेस्ट करना है। पूरा टाइम पीरियड टाइम तक फिक्स है कि 6 बजे के बाद, सुबह के 6 बजने तक, शाम के 6 बजने के बाद सुबह के 6 बजने तक तुम किसी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी बच्चे को अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी प्रेग्नेंट वुमन को अरेस्ट तुम नहीं कर सकते। बहुत जरूरी संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय और गैर संज्ञेय हम अभी आगे करेंगे कि अगर ऐसा कोई अपराध हो तो तुम्हें रीजन देना पड़ेगा। कोई महिला ऑफिसर हो, पूरी जो बहुत बड़ी रूल लिस्ट आएगी अभी एक, उसके आधार पे चलना है आपको। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते तुम कुछ, रूल फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोधों के विरुद्ध संरक्षण। अब ये वही टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तार अगर तुम्हें किया जा रहा है, उसके निरोध के विरोध में संरक्षण, कि तुम उसके खिलाफ एक्शन बोल सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम इतना बोल सकते हो कि भाई हमारी गिरफ्तारी क्यों हो रही है। अब उसका यही है कि संविधान के अनुच्छेद 22 में राज्य द्वारा गैर कानूनी गिरफ्तारी के, तुम भाई पुलिस वाले के पास देखो पावर है, सभी को पता है पुलिस के पास पावर तो है, पर ये कि वो मनमानी ना करे कि अपनी मर्जी से किसी को भी गिरफ्तार करे। उनके लिए गाइडलाइंस बनी हुई है ये सारी। अनुच्छेद क्या 22 बेटा, अनुच्छेद लिखते हुए चलना। ठीक है, सारे जितने भी कानून ये करवाती जा रही, जितने भी अधिकार करेंगे, उनके ना अनुच्छेद लाइन वाइज लिख लेना, नंबर से लिखना कि पहले 14, 15, 16 नंबर डाल लो, उसके हिसाब से लिखना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और एक और बात देखो, पेपर में अगर आपको अनुच्छेद याद ना है, बच्चों को क्या है बेसिक स्टोरी समझ आ जाती है, सारे इनके अनुच्छेदों के नाम भी समझ आते हैं, अनुच्छेद का नंबर भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, अनुच्छेद का नंबर छोड़ दो, बाकी टॉपिक लिखो। पूरी समरी जो ये मैं आपको करा रही हूँ, समझा रही हूँ, ये सारा लिख देना बेसिक। अगर ये भूल भी जाते तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कन्फ्यूज नहीं होना, बस ये याद रख लो। संविधान के अनुच्छेद 22 में गैर कानूनी गिरफ्तारी के और नजरबंदी के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार है कि तुम किसी को नजरबंद कर रहे हो, मतलब किसी को बंद कर दिया, कैद कर दिया, उसके विरुद्ध भी अधिकार दिए गए हैं। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित सरल तथा तथ्य को कुछ निश्चित उपायों द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक है, निर्देश क्या है, रूल बना दिए गए हैं गिरफ्तारी से संबंधित, जिसमें जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना उसके रिश्तेदारों और परिवारों के सदस्यों को दीजिए। ये नहीं कि तुमने किसी को गिरफ्तार कर लिया, बंदे को उठा के ले गए और उसके घर वाले पागलों की तरह ढूंढ रहे थे वो कहाँ गया, तो उनको ये नहीं पता और उसको ये नहीं, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, वो तो गिरफ्तार है, उसके पास फ़ोन नहीं है, तो तुम्हें उसके घर वालों को सूचना देनी पड़ेगी ताकि उसके घर वाले आएँ, हेल्प करें और वकील लाएँ।
उन आरोपों का खुलासा किया जाए जिसके तहत गिरफ्तारी की जा रही है। किस बंदे को तुम गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, किस आरोप में कर रहे हो, पहले वो बताओ। ऐसे किसी को उठा के नहीं जा सकते आप। और अभियुक्त को परामर्श प्राप्त करने का अधिकार होता है। उसको क्या परामर्श प्राप्त करने का अधिकार होता है, जिसको क्या कहा जा रहा है, बेल। कि बेल लेने का उसको पूरा पूरा अधिकार है। उसका वकील आएगा, वो समझा देगा कि आप कैसे कैसे बेल लेनी है। बेल के भी 3 प्रकार आएंगे, वो आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि बेल लेने का उसका अधिकार होता है। बेल जो वाला टॉपिक है अलग से आएगा, यूनिट 2 में आएगा, पूरा डीप में वो करेंगे। प्रत्येक गिरफ्तारी व्यक्ति के 24 घंटे के भीतर पास मजिस्ट्रेट के समक्ष लाना चाहिए। अभी ये पीछे भी आया था ना कभी कभी कि 24 आवर्स के अंदर अंदर भीतर 24 घंटे के अंदर आपको प्रत्येक गिरफ्तारी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास समक्ष पेशी के लिए ले जाना चाहिए। ये नहीं कि तुमने किसी को पकड़ लिया और उसको थाने में ले जाकर पीटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, ऐसा नहीं। पहले तो बताओ क्यों लाए उसको, उसके घर वालों को बताओ कि उसको पकड़ लिया है, उसके घर वाले आएंगे, वकील लाएंगे, प्लस डीएम के सामने जो मजिस्ट्रेट होता है ना बेटा, आईएएस से ऊपर वाला पोस्ट है, उसके सामने उसको पेश करो और बताओ कि क्या क्या टॉपिक चल रहा है। उसके बाद वो आगे की कार्रवाई के लिए बताएगा। पुलिस जांच वगैरह करेगी, केस चलेगा, वो अपनी जमानत ले लेगा, वो बाहर आ जाएगा ताकि वो अपने लिए सबूत वगैरह इकट्ठे कर सके, बंदा जो पकड़ा गया वो। फिर उसके बाद क्या होगा, केस चलेगा। ऐसे ये नहीं कि तुम सब बंद ही कर दिया। अगर मान लो बहुत जघन्य अपराध करा होगा तो फिर उसको बेल मिलनी मुश्किल हो जाएगी। डीएम के ऊपर वो डिपेंड करता है कि डीएम उसको बेल देगा कि नहीं देगा। अभी बेल वाला टॉपिक भी आगे आएगा। सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जो आगे चल के डीप में जाएंगे। अभी ये इसको इतना समझे। व्यक्ति को इस अवधि से परे जब तक कि अदालत मंजूरी नहीं देती हिरासत में रखने का अधिकार नहीं है। अब देखो, अदालत जो है कि जो जज है वो मंजूरी देगा ना कि हाँ इसे हिरासत में रखना है, तो ही तुम रख सकते हो। अपनी मर्जी से पुलिस वाले किसी को बंद करके नहीं रख सकते, ठीक है। वैसे देखो, अगर एक सच्चाई वाली बात बताई जाए तो वो ये है कि पुलिस अपनी मनमानी करती है। लोगों को ऐसे जेलों में बंद कर करके रखते हैं। लोग डरते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, कौन वकील लाएगा। इतनी नॉलेज जो है, जो आप पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन वाले आप बच्चों, आपको ये समझ आ रहा है इतना पढ़ने के बाद। जो लोग मान लो अनपढ़ है ना, उनको कैसे पता चलेगा हमारे क्या अधिकार है, उन्हें तो समझ ही नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। तो यही कि सच्चाई तो यह है कि पुलिस वाले को थोड़ा ऐसा होता है बिहेवियर, और वो लोगों को इस तरीके से अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। मजिस्ट्रेट तक जाने में समय लगा देते कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्या है बेटा, मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार जबरन श्रम पर रोक। अब ये क्या है बेटा, मनुष्य का क्रय विक्रय कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पता है ना आपको, कि इंसान को बेच दिया गया। अब उसके ऑर्गन काट के निकाल के बेच रहे हैं, या किसी इंसान को बेच दिया गया, उससे काम करवा रहे हो तुम। बेगार क्या होता है बेटा, जबरन मजदूरी, कि उस इंसान को जीवन भर के लिए तुमने स्लेव बना लिया, वो कुछ और नहीं कर सकता। बचपन में उसको बेच दिया, अब उसका काम क्या है, मजदूरी करना। बंधुआ मजदूर होता है ना एक तरीके से, बंधुआ, कि उसको कहीं और नहीं जा सकता वो, ये उसके खिलाफ रोक है। 23 पढ़ रहे हैं अभी। अनुच्छेद क्या है, 23। अनुच्छेद 23 में व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकार को न केवल राज्य बल्कि निजी नागरिकों के विरुद्ध भी सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद के प्रावधान जबरन श्रम, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते भाई तुम किसी से भी। भिखारी और मानव तस्करी पर रोक है, कि तुम किसी को जबरदस्ती बंद करके काम करवा रहे हो, वो जा ही नहीं सकता अपने घर। उसको तुमने खरीद लिया या तुमने उसको भिखारी बना दिया कि तुझे भीख मांगने पैसे देने हमें। मानव तस्करी होता ना, एक देश से दूसरे देश में लोगों को बेच दिया गया। अब उन लोगों से वहाँ पे वो काम करवा रहे हैं, ये जान से ही मार रहे हैं, उनके ऑर्गन्स को निकाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें बैन है, ठीक है, पूरी तरीके से रोक है इन पर। नाम क्या इसका, अनुच्छेद 23, मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है बेटा। 32 आर्टिकल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से। और बाकी ये कि सबसे अगर मौलिक अधिकार देखे जाएं, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है ना, 5 तो अधिकार हो गए, छठा गया है उन 5 अधिकार की सुरक्षा के लिए एक अधिकार। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है छठा मौलिक अधिकार, जिसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें क्या है, जो आपको 5 अधिकार मिल गए ना, समानता, स्वतंत्रता वाला, शिक्षा वाला, धर्म वाला, ये सारे अधिकारों की रक्षा के लिए। अब ये क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 32 जो है, नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आह्वान करने का अधिकार देता है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है यहाँ पे, को संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण होने का आधार पर
बंदी परीक्षण आदेश द्वारा अधिकारों के लिए रक्षा के लिए कदम उठा सकता है। मान लो तुम्हारे 5 मौलिक अधिकार तुम्हें मिल गए, उसका किसी ने हनन कर दिया, 5 में से किसी एक का भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, मान लो भेदभाव हो गया या तुम्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, 5 में से किसी एक का भी तुम्हारे साथ भेदभाव हो गया, तो अब क्या करना है बेटा, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना और वहाँ से रिट जारी करवाना है। सुप्रीम कोर्ट के पास इसके लिए अधिकार की 32 के हिसाब से क्या है, वो रिट जारी करेगी, आपके साथ जो गलत हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बस यही है इसमें। 32 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 5 मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। मौलिक कर्तव्य आ रहा है अब ये क्या है, अनुच्छेद 51 है। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है, दोनों में डिफरेंस है बेटा। अब समझेंगे। कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में इनके उल्लेख के लिए दंडनीय नहीं है। ठीक है। अब क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है बेटा आपके, कि अपने देश का सम्मान करो, आपका नेशनल एंथम जो है उसका सम्मान करो, आपका नेशनल सॉन्ग क्या है उसका सम्मान करो, नेशनल फ्लैग क्या है उसका सम्मान करो, उसकी इंसल्ट ना करो। हमारे देश के लिए मौलिक कर्तव्य बनेंगे। आपका क्या कर्तव्य बनता है, सरकार तो है, सरकार काम करेगी, लेकिन आपके भी तो कोई कर्तव्य बनते हैं नागरिक होने के अधिकार पे। सबसे पहले तो ये कि अपने जो पब्लिक प्रॉपर्टीज वगैरह सबसे ज़्यादा लोग इसको गंदा करता है, तो सबसे बड़ा मौलिक अधिकार अगर मौलिक कर्तव्य अगर कुछ बनता है तो वो ये है कि जो ये सार्वजनिक स्थल है इनको गंदा मत करो, क्योंकि उस सबके लिए ना सार्वजनिक है। लोग क्या करते हैं, जाके दिल बना के, पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है, दिल बनाएंगे, उसमें चीरा लगा के यहाँ पे किसी का नाम और यहाँ पे किसी का नाम, पता नहीं इनको क्या मिलता है ये सब करके। मतलब तुम्हारे देश की विरासत है वो, उनके ऊपर जाके दिल बना के तीर लगा देते हैं। क्या लॉजिक है, मुझे तो समझ नहीं आता। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, ये गलत है बिल्कुल ही। ये आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि अपने देश की चीज़ों को साफ सुथरा रखो, उस पर ही अपनी चित्रकारी ना करो, अन्य परिस्थितियों को छोड़कर उन पर दंडनीय नहीं है। अब ये कि अब तुम फोटो बना के आ रहे हो, उस पर तुम्हें क्या दंड दे, जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यही बोल रहे कि कोई बहुत सीरियस सिचुएशन है उसको छोड़कर ऐसे कोई दंड नहीं है। मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के एक साथ रखना संविधान संबंध के प्रतिबंध है और वह समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। अब ये कि जो हमारा समाज है उसकी भलाई के लिए मौलिक कर्तव्य बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट करेंगे बेटा, इसमें क्या है, पुलिस संगठन। टॉपिक वाला खत्म, अधिकार वाला हमने पूरा कर लिया। सबसे पहला टॉपिक हमारा था लोकतंत्र का शासन क्या है, कानून का शासन क्या है, कि कानून क्या है, पूरा ये कर लिया। सारे उसका प्रोसेस वगैरह, उसका स्ट्रक्चर, आवश्यकता, वो कर लिया। राजनीतिक और नागरिक अधिकार सारे कर लिए, जितने भी अधिकार थे सारे लिख लीजिए। नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करें, थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पुलिस संगठन। देखो बेटा अब क्या है, जो कानून है हमारा, कानून बन गया, ठीक है, कानून बनाया किसने, विधायिका वालों ने, संसद में लोकसभा में बन गया, कानून पास हो गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, कानून बन गया। अब ये कि उस कानून को लागू कराने का किसका काम है, वो किसका काम है, इनका काम। ठीक है, इनका काम है उस कानून को क्रियान्वित करवाना। ठीक है, अब इनकी भूमिका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें ये डीप में पढ़ेंगे कि इनका क्या काम है, इनकी क्या संगठन है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, पूरा पढ़ लेंगे पुलिस के बारे में आज हम। इनका लोगो देख लीजिए एक बार, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। एक बार ये भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर कि इनकी कितनी पोस्ट होती है, इनके रैंक्स कितने होते हैं, ये देख लीजिए कितने सारे इसमें वो होते हैं। आईपीएस कार्ड वालों के देखो, ये बड़े हाई लेवल वाले हैं, आईपीएस वाले हैं जो यूपीएससी से जाते हैं, ये स्टेट उससे जाते हैं, एसएससी वाले जो जाते हैं। इसमें देख लीजिए किसके कितने हुआ है, एसपी है, एएसपी है, डीएसपी है, ये सारे इसमें जाएंगे, ऐसे नीचे नीचे जाते हुए जाएंगे। सब कांस्टेबल हैं, डीएसपी हो गया, डीसीपी हो गया, ये देख लीजिए आप, ये सारा हम सारा पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी पूरी तरह से देश के लिए अंतरिम सुरक्षा के लिए तैनात है। अब ये क्या है, इनका काम क्या है, देश के अंदर सुरक्षा बनाए रखना, देश के बाहर से इनका कोई मतलब नहीं है। देश के बाहर वाला जो काम है वो किसका, आर्मी वालों का, उसका क्या नाम है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले, वो खड़े रहेंगे देश के पूरी सीमाओं के ऊपर। देश से बाहर से कोई हमला होगा तो उसके लिए ये करेंगे, सीमा वाले, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले जो हैं, आर्मी वाले। इनका काम क्या है, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के लिए ये तैनात है। देश के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, कोई किसी को मारे ना, कोई किसी को कुछ कहे ना, लड़ाई झगड़े ना हो, उसका
एक तरीके से एक पूरा ही स्ट्रक्चर को फॉलो करना इनका काम है। पुलिस विभाग के कर्मचारी को देश के कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार दिया गया। अब क्या, कानून व्यवस्था पूरी बता दी आपको, अधिकार दे दी है, कानून बन गया, सब कुछ हो गया। अब कोई अगर उस कानून को तोड़ रहा है तो क्या किया जाए, अब एक स्टेप आगे आ जाओ, तो उसको पकड़ना, उसको दंड देना किनका काम है, इनका काम है। ठीक है, इनका काम देश की कानून व्यवस्था को देखभाल करना है। जो कानून व्यवस्था आपकी बनी हुई है ना, उसकी देखभाल करने का काम इनका है, उसको बनाए रखने का काम इनका है। क्योंकि देखो, पुलिस बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस ना हो तो खुद सोचो कैसी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। लोग रूल्स नहीं मानेंगे। लोग रूल इसलिए नहीं मानते कि हमारा देश है, हमें अच्छे से रहना है, हमारे कर्तव्य हैं। लोग इसलिए रूल मानते हैं क्योंकि वो डरते हैं पुलिस से कि भाई पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, हालत ख़राब करेगी, मारेगी अलग, जुर्माना अलग भरना पड़ेगा, केस अलग चलेगा, फंस जाएंगे। इसलिए लोग कंट्रोल में रहते हैं। वरना तो खुद सोचो कैसी आपातकालीन स्थिति हो जाएगी अगर पुलिस ना हो तो। पुलिस प्रशासन वाले इंपॉर्टेंट है। पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित रखना और अपराध नियंत्रण करना है। अपराध का नियंत्रण करना है कि जहाँ लड़ाई हो रही है फटाफट ये पहुँच जाते हैं, लड़ाई को शांत करा दे, सबको पकड़ के ले जाते हैं। कहीं कुछ हो रहा, चोरी अपराध वगैरह सारी चीज़ें, जितने भी अपराध है ना, टोटल A to Z सबको कंट्रोल करना इनका काम है। ठीक है, फर्स्ट लेवल इनका आता है, उसके बाद आते हैं न्यायालय वगैरह वाले। न्यायालय के खुद सोचो जज थोड़ी ना आते हैं यहाँ पे रोडों पे पकड़ने चोरी चक्कों को, पुलिस इनको, सारा काम तो यही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे न्यायालय आते हैं। नियंत्रण और निवारण तथा जनता के प्राप्त शिकायतों का निवारण करना। अब जनता भी कंप्लेंट करती है, मान लो किसी की किसी से लड़ाई है, कुछ किसी के साथ चोरी वोरी हो गई, छेड़खानी हो गई, कुछ भी हो गई, तो जनता क्या करती है, रिपोर्ट करती है, FIR वगैरह इनको जाके बताती है कि भाई हमारी परेशानी है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो जनता की जितनी भी समस्या है उनका सॉल्व करने का जो बेसिक सबसे पहला लेवल आता है वो इनका आता है। जनता इनके पास जाती है। समाज के लिए समस्त वर्गों के लिए सद्भाव कायम करवाने हेतु आवश्यक प्रावधान करवाते हैं कि सब में जो समाज है आपका, समाज में सब रह रहे हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, आपस में टकराव भी होता है, तो उस टकराव को एक समन्वय बनाए रखना, उनमें सद्भाव की जो भावना है ना उसको बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, कि कोई ज़्यादा हवा में जा रहा है, कोई तंग कर रहा है तो उसको पकड़ के ले जाओ, उसको नीचे लाओ, बैलेंस बनाए रखना उसका काम क्या है, इनका है। आवश्यक प्रबंधन बनाए रखना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थाओं की सुरक्षा करना। महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो गए, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, महत्वपूर्ण कौन, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उनकी सुरक्षा वगैरह का काम भी इनका ही होता है। सारे VIP वगैरह बंदे उनको सुरक्षा भी यही करेंगे। संस्थाओं की सुरक्षा करना, जितने भी जैसे हो गए संसद हो गई, संसद ले लो, दिल्ली की वगैरह जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनकी सुरक्षा का काम सारा इनका है, लोगों की भी प्लस इन सारी संस्थाओं वगैरह की भी, व्यक्तियों की भी। समस्त व्यक्तियों की जान व माल की सुरक्षा करना, जान प्लस माल, हमारी जो जान है वो प्लस हमारा जो सामान है ना, सारा पैसा वैसा, इसकी भी सुरक्षा करना इन्हीं का काम है। ठीक है, कैसे सुरक्षा करेंगे, चोरों चक्कों पे नजर रखेंगे, उनको पकड़ के रखेंगे कि कौन सा चोर कहाँ है। अगर चोरी होती तो हम इनके पास जाएंगे, ये उस चोर को पकड़ेंगे, उसको ढूंढेंगे और वापस हमारा जो भी सामान, हमारा जो भी जान माल का नुकसान हुआ उसको वापस दिलाएंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए, पुलिस समाज में शांति और व्यवस्था की रखवाली करती है। ठीक है, पुलिस का मेन काम क्या है, शांति बनाए रखना। ठीक है, और व्यवस्था बनाए रखना, और साथ ही अपराधों को रोकना कि अपराध ना हो। जो अपराध कर रहे हैं उनको पकड़ो, उनको जेल में डालो और अपराध ना बढ़े। क्योंकि देखो, एक अपराधी बंदा घूमेगा, उसने एक बंदे को मार दिया, वो एक पे नहीं रुकेगा, वो दूसरा भी मारेगा, वो तीसरा भी मारेगा। तो जरूरी क्या होता है, उससे पकड़ना। तो पुलिस वालों को काम क्या है, ढूंढ ढूंढ के इनको पकड़ना और घटित अपराधों की जांच करना। जो भी अपराध हो गए उसकी पूरी जांच करना और निकालना, ढूंढ के किसने करा अपराध। क्योंकि अपराधी, अब देखो, अपराध करके वहाँ बैठा तो रहेगा नहीं, वो भागेगा, उसको पकड़ना इनका काम है। पुलिस कानून की रखवालों की भूमिका निभाती है। कानून की रक्षा करना किनका काम है, इनका काम। कानून के रखवाले किना कहा जा रहा है, पुलिस वालों को भूमिका निभाती है, ताकि हर एक व्यक्ति स्वयं पुलिस हर कदम पर कानून का पालन करे। हर व्यक्ति जो है सब कानून का पालन करे, स्वयं पुलिस भी खुद भी ये कानून का पालन करे। ऐसा ना हो कि कानून से बढ़कर अपने आप को समझने लग जाए, कानून का पालन ये खुद ना करे, खुद भी पालन करेंगे और दूसरों से भी पालन करवाएंगे, ये बोल रही है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा,
अब ये वही वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कानून का पालन इनको भी करना पड़ेगा, और यदि ये ना करें कानून का पालन पुलिस वाले, तो देखो बेटा सज़ा सबके लिए इक्वल है, इन्हें भी इनकी नौकरी से हटाया जा सकता है, पूरे इनके ऊपर भी जुर्माने वगैरह लगेंगे, वही पड़ेंगे। भारत जैसे लोकतंत्र देश में कानून के शासन का प्रचलन जीवन के सभी क्षेत्रों में है। लोकतंत्र है हमारे देश में, कानून क्या है जीवन के हर एरिया में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एरिया के लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका अनुसरण करते हुए पुलिस और पुलिस अधिनियम सीआरपीएफ के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है। अब ये बेटा सीआरपीएफ जो है ना, आगे आपका टॉपिक आएगा पूरा डीप में, पूरा सीआरपीएफ करा हुआ है। अब इसको यहीं छोड़ दो, इसको डीप में मत जाओ, बस ये देखो कि इसके आधार पर ये काम करती है, कानून व्यवस्था सीआरपीएफ की धाराओं के आधार पर जो हम आगे करेंगे के अनुसार कार्य करती है। यदि पुलिस द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, मान लो सीआरपीएफ की जो धाराएं पुलिस ने उसका उल्लंघन कर दिया, घोटाले के रूप में किसी ने इनको भ्रष्टाचार के उसमें तहत में पैसे वैसे देके पैसे खिला दिए, इन्होंने उसकी उल्लंघन कर दिया, तो क्या होगा, तो वे कानून के तहत सजा प्राप्त करेंगे। कानून में इनके लिए भी सजा है कि अगर तुमने इसको रूल को फॉलो नहीं करा तो तुम्हें कौन सा सजा होगी, ये जो लोग पुलिस का काम किया दूसरों को सजा देना, इनको भी सजा मिलेगी अगर इन्होंने रूल को तोड़ा तो। कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो सरकार हो, प्रजातंत्र वाले हो, प्रशासन वाले हों या पुलिस हो। कानून के शासन को परम अर्थ है कि कोई भी नियम कानून के ऊपर नहीं है, कोई भी रूल जो कानून से ऊपर नहीं बनेगा। पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करने हेतु पाया गया पुलिस अधिकारी 3 माह के लिए वेतन से जितने जुर्माना या 3 महीने तक की कारावास या दोनों के लिए भागीदारी होगा। 3 मंथ की इसकी सैलरी जितना ना जुर्माना देना होगा इसको, जिसकी जितनी सैलरी उतनी सैलरी। मान लो कोई बड़े लेवल का है अधिकारी, उसकी सैलरी होगी 1 लाख 1.5 लाख, कोई छोटे लेवल का उसकी होगी 50-60, उसकी 3 महीने की सैलरी इंटू कर दो, उसके हिसाब से जो जुर्माना देना है, प्लस 3 महीने की जेल होगी, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एक पार्ट और बचा, यूनिट 1 पूरी हो जाएगी, यूनिट 2 इससे मिलती जुलती है, उसमें भी ये इसी के आगे के टॉपिक्स होंगे, सीआरपीएफ वाला पूरा करेंगे, आरपीएफ करेंगे, आसान टॉपिक है, अगर किसी को कुछ ना समझे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।